दोस्तों घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप गारंटी है आप एक अच्छा घर बना सकते हो। क्योंकि काफी चीजें होती हैं जो ध्यान देनी होती हैं, और कुछ ऐसे ही 25 स्टेप में आज बताने वाला हूं जिनके द्वारा आप घर बना सकते हो। मतलब ये 25 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, और यही स्टेप होते हैं मोस्टली जो भी कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये स्टेप अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, आप घर की कंस्ट्रक्शन में कुछ पैसे भी बचा लोगे और आपका घर एकदम परफेक्ट बनता है। ये वीडियो वो आदमी भी देख सकता है जिनको नॉलेज नहीं है घर की कंस्ट्रक्शन में, और कॉपी पेन लो और बैठ जाओ। थोड़ा सा टाइम आपका मैं लूंगा, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि घर को बनाते टाइम आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सिर्फ 25 बातें 25 स्टेप में आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो ये स्टेप 1 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपको चूज करने में सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाना है कि फ्रेम स्ट्रक्चर। दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर रहता है सिर्फ उसमें क्या होता है, प्लिंथ बीम हो गया, ब्रिक वर्क किया, दीवारें चढ़ाई और स्लैब डाल दी, ये हमारा बेसिक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हो गया। और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या हो गया, हमने फुटिंग करना है, फिर कॉलम करना है, फिर बीम, ब्रिक वर्क, स्लैब, काफी चीजें होती हैं। मतलब कॉलम को डिजाइन किया जाता है, फुटिंग को डिजाइन किया जाता है। और हम बात करें दोनों में से बेटर कौन सा है, लोड बेरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर में से, तो हमारा जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है वो बेटर है। उसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है एज कंपेयर टू लोड बेरिंग, लेकिन वो बेटर है। इस समय जो इन्वायरमेंट है उसमें हमें फ्रेम स्ट्रक्चर ही बनाना चाहिए। पहले तो हम होता था कि 2 से 3 स्टोरी क्या करते थे, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बना दिया जाता था। मतलब प्लिंथ बीम डाल के, दीवारें डाल के, स्लैब, फिर दूसरी स्टोरी, तीसरी स्टोरी। लेकिन इस समय अगर हम फॉलो करते हैं कि हमें इस समय दोबारा से लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाना है, सस्ता वो पड़ता है लेकिन वो काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है जिस हिसाब से अभी तक आगे इन्वायरमेंट है। ये हो गया पहला स्टेप, हमने चूज कर लिया कि हमें फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना है। दूसरा स्टेप हमेशा क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है ड्राइंग का, कि जो ड्राइंग है वो हमें मस्ट बनवानी चाहिए। क्योंकि हमें अभी हो गया क्या गया कि सिविल इंजीनियर भी ड्राइंग बना के दे रहे हैं, आर्किटेक्ट भी ड्राइंग बना के दे रहे हैं, तो हमें ड्राइंग मस्ट बनानी है। और 4 से 6 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसमें खर्चा आता है। बाकी हम बात करें ड्राइंग के दौरान हमें उसे म्युनिसिपल से पास करवाना पड़ता है, जेके डेवलपमेंट अथॉरिटी या कोई, अगर मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, जैसे हर स्टेट का अलग अलग होता है। ये आप आर्किटेक्ट को बस आपको हायर करना है। जब आर्किटेक्ट को आप हायर करोगे तो उसमें देखना है कि उसका एक्सपीरियंस कितना है। और अगर हम बात करें कोई भी कंफ्यूजन है उसके ऊपर आपसे उससे मतलब आर्किटेक्ट से बात करनी है, फिर ही क्लियर आउट करके आपको ड्राइंग बनानी है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन आप एक बार करवाने वाले हो तो ये चीजें ध्यान देनी होती है। क्योंकि जो आर्किटेक्ट होगा अगर उसको नॉलेज होगा तो वो जो बिल्डिंग वाइज लॉज होते हैं, बिल्डिंग वाइज लॉज क्या होता है कि घर के साइड पे जगह कितनी छोड़नी है, सेटबैक कितना रहेगा, काफी चीजें होती है, लॉज होते हैं। ये आर्किटेक्ट इंजीनियर को पता होगा, उसको फॉलो करने दो। बाकी वास्तु के हिसाब से घर बनाना है। और अगर मैं बात करूं, अगर आप चाहते हो कि घर में ज्यादा खर्चा ना हो, ज़्यादा कॉस्ट उसकी इंक्रीज नहीं करनी है, तो जो एलिवेशंस होंगी वो कम करवाइए। सिंपल डिज़ाइन रहेगा, घर का खर्चा उतना ज़्यादा कम होता है। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप जो हमारा रहता है वो रहता है हमारा कॉन्ट्रैक्टर हायर करने का। मतलब हमें लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करें या मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर हायर करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करने का क्या होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर में होता है सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्टर हायर करोगे वो लेबर लेके आएगा, मटेरियल आप उसको प्रोवाइड करवाओगे और वो घर की कंस्ट्रक्शन करवाएगा। और इंडिया में अभी 240 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। और अगर हम बात करते हैं मटीरियल कॉन्ट्रैक्टर हायर करने का, तो मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर हायर करने में क्या होता है, उसमें हमारा मटेरियल भी कॉन्ट्रैक्टर का होता है और लेबर भी कॉन्ट्रैक्टर की और शटरिंग भी कॉन्ट्रैक्टर की। तो इसमें दोनों में आपको चूज करना है कि लेबर सही है, मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर। देखो लेबर कॉन्ट्रैक्टर वहां तक सही है जहां आपको नॉलेज है घर की कंस्ट्रक्शन का, कि आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा, अच्छा क्या चीजें हैं, तो ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर हायर कर सकते हो। और जो नॉर्मल रेट चल रहा है 1200 से 1300-1400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है, तो वो होता है। और इस चीज को हमेशा वाइजली चूज करना है आपको कि आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है या मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर। क्योंकि इसमें भी काफी चीजें होती है। मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर हायर करने जा रहे हो अगर, तो उसमें सुपरविजन आपको अच्छी हमेशा रखनी है। जो भी स्टेप मैं बता रहा हूं इन पे ब्रीफली एक वीडियो हमारे चैनल पे पहले से बनी हुई है, लेकिन आज मैं 25 स्टेप आपको बताने वाला हूं। 3 स्टेप हमारे हो गए। फिर हमारा आता है क्या, चौथा स्टेप।
चौथा स्टेप क्या होता है हमारा? चौथा स्टेप है मटेरियल का बाय, मटेरियल खरीदना। मटेरियल का नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मटेरियल अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन में अच्छा लगाओगे तो घर की स्ट्रेंथ भी बनती है, उसकी लाइफ भी होती है। सबसे पहली चीज़ है मटेरियल में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारा स्टील, जो सरिया हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमारा फुटिंग में, बीम में, कॉलम में, स्लैब में हर जगह सरिया जाएगा और वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आपको ऐसे तो जैसे हमने दूसरे स्टेप में इंजीनियर या आर्किटेक्ट हायर किया था, वो आपको सब नॉलेज देगा, लेकिन मैं सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर वो भी चीज़ें बता रहे हैं तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप वो अच्छे से कर सकते हो। स्टील ग्रेड देखो, कौन सा स्टील ग्रेड आपको यूज करना है। देखो इसमें दो टाइप के सरिये आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टील। प्राइमरी होता है मतलब स्क्रैप वगैरह से बनता है, सेकेंडरी हो गया जो प्योर रहेगा। मतलब इसमें डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। आपको कंपनीज काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी, टाटा हो गई, जिंदल हो गया, सेल हो गया, विजैक हो गई, काफ़ी कंपनीज है जो इस समय मार्केट में है। तो आपको वाइजली यूज़ करना है, चूज़ करना है कि कौन सा सरिया हमें, कौन सा ग्रेड आपको कहाँ कहाँ यूज करना है। ये आपको एक इंजीनियर से पूछ लेना है या आर्किटेक्ट से क्लियर आउट कर लेना है। दूसरा मटेरियल रहता है रिवर सैंड। आपको जो सैंड यूज करनी है, तो मैं प्रेफर करूंगा रिवर सैंड आपके एरिया में है तो रिवर सैंड यूज करिए। बाकी जो क्रश्ड सैंड रहती है, एम सैंड, वो भी यूज कर सकते हो। इस पे भी आपको एक अच्छा सा देख के फिर चूज करना है। फिर ब्रिक आ गई, ब्रिक में भी आप पे छोड़ा जाता है कि आपको कौन सी ब्रिक यूज करनी है। बाकी आपका जो आर्किटेक्ट इंजीनियर होगा, आप उनसे पूछ सकते हो कि हमें फ्लाई ऐश ब्रिक यूज करनी चाहिए, रेड ब्रिक या एसीसी ब्लॉक्स जो रहते हैं वो यूज करने चाहिए। और मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी 25 स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, ये वीडियो के बाद आप सर्च करिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो ब्रीफली उस पर 3-3, 4-4 वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो ब्रिक भी आपको अच्छे से यूज करनी है, क्योंकि भले आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो या फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो आपको ब्रिक वाइजली चूज करनी है। फिर हम बात करते हैं एग्रीगेट। जो रिवर का एग्रीगेट होता है वो आपको चूज करना चाहिए, या क्रश्ड एग्रीगेट जो मतलब पत्थरों से बना होता है, लेकिन उसमें कुछ चीजें ध्यान देनी है, उनकी शेप के बारे में, पानी सोखने की क्षमता, ये सब चीजें चेक करके ही आपको लेनी है। फिर सीमेंट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, वो कौन सा यूज करना है, तो उसमें आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कर सकते हो यूज, या पीपीसी पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट यूज कर सकते हो। दोनों में काफी डिफरेंस होता है, इसका डिफरेंस पता करके ही आपको यूज करना है, या इंजीनियर को पूछ सकते हो। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है 43 ग्रेड जो है, तो आप स्टेयर्स में, बीम में, कॉलम में, स्लैब में यूज कर सकते हो। लेकिन अगर प्लास्टर और आपको ब्रिक वर्क करना है तो उसमें पीपीसी यूज करिए, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट यूज करिए, तो वो भी काफी अच्छा सीमेंट होता है। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में सीमेंट लेना होता है तो आप होलसेल ग्रेडेड नॉन ग्रेडेड सीमेंट एक होता है, इस पे वीडियोस भी है हमारे चैनल पे, वो पता कर लेना। क्योंकि अगर क्वांटिटी ज्यादा हो तो आपको अगर एग्जांपल लेता हूं, 1000 बैग सीमेंट आपको लेने हो तो वो आपको 50 से 60% सस्ते मिल सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं चेक करनी होती हैं। नेक्स्ट मटेरियल जो है वाटरप्रूफिंग के केमिकल्स जो हैं, या शटरिंग मटेरियल हायर करने हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रख के ही करने। तो हमारे हो गए 4 स्टेप। अभी हम बढ़ते हैं अपने 5वें स्टेप की तरफ। तो 5वां स्टेप हमारा होता है एक्सकवेशन। मतलब हमारा सब कुछ डिसाइड हो गया, अभी हमने करनी है खुदाई। तो खुदाई में क्या होता है, सबसे पहले जो आपने प्लान जिससे बनवाया, ड्राइंग जिससे बनाया, वो आपका मार्किंग कराएगा। मतलब जहाँ जहाँ फुटिंग आनी है यहाँ फुटिंग आएगी, यहाँ फुटिंग आएगा, यहाँ कॉलम आएगा, यहाँ आपका वाटर मतलब टैंक होगा, यहाँ पे सीवे टैंक होगा, वो सब डिसाइड मार्किंग करके चला जाएगा सिविल इंजीनियर। और आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो प्लान के टाइम मैंने बताया नहीं, जब प्लान आप किसी से बनाने जाओगे तो उससे बात कर लेनी है कि आपकी प्लान जब हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही होगी उसमें कितनी विजिट्स रहेंगी। क्योंकि कुछ आर्किटेक्ट इंजीनियर क्या करते हैं, पहले बात नहीं करते हैं कि हमारी इतनी विजिट रहेंगी, इतने बार हम आएंगे, तो लेकिन फिर उसके बाद चार्जिंग करते हैं 500 रुपया पर विजिट या 1000 रुपये विजिट। तो पहले ही क्लियर कर लेना है सब कुछ चीज़ें, ठीक है। हम एक्सकवेशन पे बात कर रहे थे, तो मार्किंग हमारी सिविल इंजीनियर द्वारा कर दी जाती है। उसकी डेप्थ कितनी होगी फुटिंग की, 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट, वो इंजीनियर डिसाइड करेंगे। आपकी मिट्टी देख के, आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख के, वो सब चीज़ें वो डिसाइड करते हैं। उसकी डेप्थ कितनी, गहराई कितनी होगी, साइज कितना होगा, ये सिविल इंजीनियर प्लान में बता देगा। फिर दूसरी चीज इसमें एक्सकवेशन में आती है, आपको खुदाई कैसे करनी है। मैनुअल आप खुदाई उसकी करोगे या जेसीबी की हेल्प से करोगे, तो ये चीजें भी चेक होती हैं। तो मैनुअली करोगे, उसमें कई जगह मैनुअली सही रहता है, कई जगह जेसीबी के से, क्योंकि जेसीबी से करवाओगे वो घंटे के हिसाब से 1000 रुपये घंटा या 800 रुपये घंटा लेगी, तो उसमें वो काफी एक्सकवेशन कर जाती है। और जब फुटिंग की एक्सकवेशन करवाओ, हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका वाटर टैंक होगा या सीवर टैंक होगा, उसकी एक्सकवेशन भी लमसम करवा के आप छोड़ दो, तो आपको सस्ता पड़ेगा। और जब भी सीवेज
टैंक या वाटर टैंक बनाओगे उसको अंदर से प्लास्टर वाटर प्रूफिंग कर लेना, क्योंकि लीकेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये टिप आ गई, ठीक है। 5 स्टेप हो गए। 6वां स्टेप होता है हमारा, जब एक बार एक्सकवेशन या खुदाई हो जाती है उसके बाद हमारा काम होता है किस चीज़ का, फुटिंग का बेस बनाने का। ये 6th स्टेप होता है हमारी कंस्ट्रक्शन का, जिसमें हम पीसीसी करते हैं या रब्बल सोलिंग करते हैं। दोनों में से आप चूज कर सकते हो कि ये जगह पीसीसी की जाता है। इवन राजस्थान वगैरह में ग्रेनाइट वगैरह ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मार्बल या ग्रेनाइट नीचे फुटिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये मेरे ख्याल में आप पीसीसी के साथ जा सकते हो। पीसीसी क्या हो गया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें एम ग्रेड M10 या M7 ग्रेड यूज़ किया जाता है, कंक्रीट यूज़ किया जाता है। और पीसीसी की ध्यान क्या देना है, थिकनेस उसकी ध्यान देनी है आपको, मिनिमम 75 mm आपको, या 3 इंच थिकनेस उसकी रखनी है, और उसकी क्यूरिंग आपको करनी है। मिनिमम 6 से 7 दिन आपको उसकी तराई करनी है, उसके बाद करनी है। रब्बल सोलिंग क्या होगी, जिसमें क्या जाता है, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उनको रख दिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर फुटिंग या सरिया बांध दिया जाता है, और पीसीसी हमारा एक सरफेस बना दिया अच्छा जाता है जिसके ऊपर हम सरिया बांध सकते हैं। 6 स्टेप हो गए। 7वां स्टेप हमारा रहता है फुटिंग का, जब स्टील बांधा जाता है। तो फुटिंग का स्टील बांधने में क्या क्या होता है, अगर हम बात करें, सबसे पहले जहां पीसीसी की होती है, हमारे पीसीसी इसलिए किया जाता है कि सरफेस को प्लेन किया जाता है। जैसे सरफेस को प्लेन किया जाता है उस पर मार्किंग की जाती है कि हमारी इतनी यहाँ फुटिंग आएगी और एक कॉलम हमारा इस जगह पे आके। मार्किंग करने के बाद हम क्या करते हैं, जो फुटिंग होती है उसका सरिया बांधा जाता है, जो नीचे वाली जाली होती है। तो 10 mm मेन बार रखा जाता है मोस्टली, और 8 mm हमारा उस पर डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी डिपेंड होता है डिज़ाइन पे, आर्किटेक्ट जो कहता है वो आपको फॉलो अप करना पड़ता है, और स्पेसिंग रखी जाती है 150 mm की। ये हो गया। और मेन चीज़ आपको फुटिंग के दौरान क्या करना है, उसमें कवर प्रोवाइड करोगे। 75 mm का नीचे आपको कवर प्रोवाइड करना ही करना है। वो आप यूपीवीसी का कवर प्रोवाइड कर सकते हो, कंक्रीट का कवर प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका नीचे कवर होगा, नहीं तो सरिया मिट्टी के साथ टच होगा तो वो डिटोराइड होकर खराब हो सकता है। तो दूसरी चीज़, जब फुटिंग आपको प्रोवाइड करनी होती है तो फुटिंग आपको ध्यान देना है, 3 टाइप की फुटिंग हम प्रोवाइड करते हैं। ट्रेपेजोइडल फुटिंग हो गई, आप प्लेन हो गई, फिर जो हमारी स्टेप्ड फुटिंग होती है। तो मैं प्रेफर करूंगा आप सबको क्या करना है, जो हमारी ट्रेपेजोइडल फुटिंग होती है वो आपको मेनली प्रोवाइड करनी है। ट्रेपेजोइडल फुटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो प्रॉपर से लोड डिस्ट्रीब्यूट करती है, और एक अच्छी फुटिंग उसको हम कह सकते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, जो हमको कॉलम का सरिया वहीं से खड़ा करना होता है। तो जो मार्किंग होती है वहाँ पे जो कॉलम का सरिया खड़ा किया जाएगा, उसमें गलती की जाती है, उसमें एल प्रोवाइड नहीं किया जाता। जो नीचे सरिये के एल या डेवलपमेंट लेंथ उसको बोल सकते हैं, वो आपको एल मिनिमम 300 mm प्रोवाइड करना ही करना है। ये चीज़ ध्यान रखना। जो स्टील खड़ा किया जाता है उसका प्रॉपर से प्लम बॉब उसको देखना है वो वर्टिकल खड़ा है नहीं खड़ा है। कंक्रीटिंग के दौरान, कंक्रीटिंग के बाद उसको देखना है कि वर्टिकल है कि नहीं। और जो स्टील खड़ा करोगे उसका, वो आपका अल्टरनेट होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए। और आपको हमेशा ध्यान देते रहना है जब भी आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है कि आपका काम कंटिन्यूटी में चलना चाहिए, तो खर्चा डिक्रीज होता है और आपका खर्चा बचता है। तो ये चीज़ भी आपको साथ साथ में ध्यान रखते जाना। ये हो गए हमारे 7 स्टेप। अभी हम बढ़ते हैं 8वें स्टेप की तरफ। 8वां स्टेप पे हमारा क्या होता है, शटरिंग की जाती है। जो हमारी फुटिंग होती है उसकी हम करते हैं शटरिंग, या कॉलम की शटरिंग करते हैं। तो फुटिंग की शटरिंग में आपको क्या करना है, जो शटरिंग मटेरियल यूज करना है उसको प्रॉपर से ऑयलिंग कर लेनी है, क्योंकि अगर प्रॉपर से ऑयलिंग नहीं करेंगे तो कंक्रीट क्या होगा, वो शटरिंग से चिपका रहेगा, और वहां हमारा हनीकॉम्ब या गंजा जिसे बोलते हैं, मतलब वॉइड्स रह जाते हैं कंक्रीट में, वो निकलता है। तो वो आपको कभी नहीं निकलने देना है। दूसरा, जो आपकी शटरिंग होगी उसकी प्रॉपर से प्लम बॉम्ब, उसको मतलब प्रॉपर से साउल करना है। जो कंक्रीट किया जाएगा, जब हमारी शटरिंग हो गई तो उसमें हमारा कंक्रीट होता है, तो कंक्रीट में आपको वाइब्रेटर यूज करना है और देखना है शटरिंग में से कोई स्लरी तो नहीं निकल रही। ये सब चीजें आपको चेक करनी होती है। कब, जब आपकी शटरिंग होती है। तो एक बार ये हो गया। उसके बाद हमारी जब फुटिंग कंप्लीट सब कास्टिंग हो जाती है, उसके बाद हमारा स्टार्टर किया जाता है कॉलम का। कॉलम का स्टार्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉलम के स्टार्टर के बाद हमारा कॉलम कास्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कॉलम कास्ट हो गया, हम ऊपर लेवल तक आ जाते हैं जहां हमारा ग्राउंड लेवल होता है, मतलब जो भी है। तो उसके बाद 9वां स्टेप जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 9th स्टेप क्या होता है, जो फिलिंग होती है हमारी मूरम की, मतलब जो हमने देखो एक्सकवेशन की होती है फुटिंग के लिए 3-4 फुट नीचे की है या प्लिंथ बीम के लिए, तो वहां पे हमें मिट्टी डालनी पड़ती है। तो उस दौरान आपको क्या करना है, वो मिट्टी कभी नहीं डालनी है जो आपने एक्सकवेट करके निकाली है। अगर अच्छी मिट्टी है, मतलब
आपको हमेशा ध्यान देना है जो नॉन कोहेसिव सॉइल होती है, मतलब मूरम होगी या जो जिसमें ग्रेडी मिट्टी होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये मिट्टी कभी भी फिलिंग में यूज़ नहीं करनी है, मूरम यूज़ करनी है। उसकी प्रॉपर से कंपैक्शन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्रॉपर से कंपैक्शन कैसे करनी है आपको, उसको मिट्टी को जब फिल कर दिया उसमें तो उसकी कंपैक्शन करनी है, आपको फ्लडिंग कर देनी है, मतलब एक पूरा टैंकर भर के पानी डाल देना है उसमें, ठीक है, पूरे एरिया में। तो दूसरे दिन उसको प्रॉपर से हैमर से या रोलर से उसकी कंपैक्शन करनी है। अगर पॉसिबल है तो आप सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट करिए कि आपकी प्रॉपर कंपैक्शन हुई है नहीं हुई। अगर वो प्रॉपर कंपैक्शन नहीं हुई हो, बाद में क्या होता है, सेटलमेंट होती है और आपकी मिट्टी नीचे बैठती है, कहीं से पानी घुसता है, तो आपके घर में क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये 9 स्टेप हो गए। 10वां स्टेप जो हमारी कंस्ट्रक्शन में होता है वो होता है प्लिंथ बीम। तो प्लिंथ बीम में क्या ध्यान देना है, जब भी प्लिंथ बीम आपको प्रोवाइड करना है तो हाइट उसकी क्लियर कर लेनी है कि रोड से आपको प्लिंथ बीम की हाइट कितनी रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रेड कौन सा यूज़ करना है, कंक्रीट, क्योंकि पूरा लोड दीवारों का, कॉलम का, स्लैब का, मतलब प्लिंथ बीम पे कुछ आने वाले लोड, तो ग्रेड आपको मेंशन कर लेना है कि M20 ग्रेड से कम ग्रेड आपको हमेशा कभी उसमें यूज़ करना ही नहीं है, M20 ग्रेड से ज़्यादा करना है। बाकी आपको आर्किटेक्ट जो आपका रहेगा या सिविल इंजीनियर रहेगा वो आपको बता देगा स्टील कौन से ग्रेड का यूज़ करना है, स्टील कैसे प्रोवाइड करना है, वाइब्रेटर कंक्रीटिंग के दौरान यूज़ करना है, साइज़ क्या रखना है प्लिंथ बीम का, और ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो लैप वगैरह होते हैं स्टील बाइंडिंग के दौरान, लैप हो गए, डेवलपमेंट लेंथ हो गई, जो जॉइंट्स होते हैं मतलब कॉलम और बीम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वहाँ पे आपको जो सरिया है L शेप का प्रोवाइड करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको फॉलो अप करनी होती है। 10 स्टेप हो गए। 11वां स्टेप जो हमारी कंस्ट्रक्शन में रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ATT, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। जो होता है, क्या होता है, जो दीमक वगैरह होते हैं वो आपकी मिट्टी में अंदर कुछ डिट्रॉइड कर सकते हैं, मिट्टी खा के खोखली बना सकते हैं, तो आपकी सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी होते हैं। वही मतलब फुटिंग नीचे बैठ जाएगी या प्लिंथ बीम, तो ऊपर काफ़ी असर पड़ता है उसका, क्रैक्स वगैरह होते हैं, जो अंदर सांप वगैरह निकलते हैं, ये सब चीज़ें बाद में नहीं दिखे आपको, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट होता है। इसको ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, सस्ता प्रोसेस होता है। ये आपको ATT मस्ट करवाना चाहिए आप जहां भी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो। क्लियर, यहां तक हो गया। फिर जो हमारा 12वां स्टेप रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो रहता है DPC, डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके घर में पपड़ी बनती है, दीवारों पे सीलन लगती है, कि आपने देखा होगा नीचे से जो हमारा फ्लोर होता है वहां से 3 फुट पे या 1 मीटर पे क्या होता है, डैम्पनेस आती है या पपड़ी बन के निकलने लग पड़ता है। वो इसी का कारण होता है। नीचे से क्या होता है, जो ब्रिक होती है, ईंट होती है, वो नीचे से स्लाब लेती है, मतलब नीचे से पानी मॉइस्चर को सोखती है, और ऊपर जो प्लास्टर होता है वो बाहर उसको दिखता है, पपड़ी बन के निकलने लगता है। उसको पहले ही आपको सही कर लेना है। आपको क्या करना है, जो प्लिंथ बीम होता है आपका, वहां पे आपको क्या करनी है, एक 2 इंच या 3 इंच का कंक्रीट का आपको एक लेयर डाल देनी है पूरे प्लिंथ बीम पे, और उसमें वाटर प्रूफिंग का एजेंट डाल देना है। उसके ऊपर जैसे ही वो डाल दिया, उसके ऊपर डॉक्टर फिक्स किया बिटुमिन का एक रोल आता है, मतलब वो आपको पेंट करवा देना है फुटिंग के साइड में, मतलब आपकी ब्रिक को कहीं से भी मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो 13वां स्टेप होता है वो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें जो भी सैनिटरी की पाइप्स होती है, मतलब पीवीसी, जो हमारा सीवेज की पाइप होगी, पानी की पाइप होगी, जो मेन पाइप होती है मैन होल की वगैरह, ये आपको पहले डाल देनी होती है। आप इसमें कंक्रीट की यूज कर सकते हो, पीवीसी, यूपीवीसी, और एमएस की पाइप आपको कभी नहीं यूज करनी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं कहूंगा यूपीवीसी की जो पाइप होती है वो आपको डाल देनी है बाहर की तरफ, और उसके बाद ग्रेड स्लैब जो होती है हमारी करती। 13 स्टेप हो गए। 14वां स्टेप जो रहता है 14 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे हम ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं, साथ में हमें कॉलम की कास्टिंग उस पर करनी पड़ती है। तो ये इसमें एक चीज होती है कि दोनों को साथ साथ में लेके आप चल सकते हो, कॉलम और ब्रिक वर्क को दोनों को साथ साथ में कास्टिंग करके जाओ, जहां आप पहले कॉलम की कास्टिंग कर लो, उसके बाद ब्रिक वर्क करो। ये आप पे डिपेंड होता है, दोनों प्रोसेस सही है मेरे ख्याल में। टेक्निकली अगर हम देखें तो ये प्रोसेस होता है फ्रेम स्ट्रक्चर में कि पहले कॉलम को कास्ट कर दिया जाता है, उसके बाद ब्रिक वर्क, उसके बाद स्लैब उसमें की जाती है। तो आप पे डिपेंड होता है। लेकिन इसमें आपको एक टिप दे दूं, जो भी जॉइंट्स होते हैं ब्रिक वर्क या कंक्रीट के या कॉलम के बोल लो, उसमें आपको वायर मेश या मुर्गा जली जिसे बोलते हैं वो आपको यूज कर लेनी है प्लास्टर से पहले। ये एक टिप आपके लिए रही। 15 स्टेप जो रहता है उसी दौरान आपको क्या फिक्स करने पड़ते हैं, डोर और विंडोज जो होती हैं उनके फ्रेम। तो ये आप चूज कर लेना, आपको डोर विंडो कौन से वुड के फ्रेम आप यूज कर सकते हो, एमएस के फ्रेम, ग्रेनाइट के, एल्यूमिनियम के, स्टील के, जो भी फ्रेम आपको सही लगते हैं वो आपको यूज करने चाहिए। लकड़ी के करते हैं तो वास्तु के हिसाब से काफी ज्यादा शुभ वो रहता है, तो आप लकड़ी की तरफ जा सकते हो। बाकी चीप सस्ते तरीके से करना है तो एमएस के फ्रेम आप चूज
कर सकते हो। 16 स्टेप जो हमारा रहता है वो होता है हमारी बीम की कास्टिंग। देखो जैसे जैसे हमारा फ्रेम सेट हो रहे हैं, ब्रिक वर्क हो रहा है, तो उसी दौरान हमें जो कंक्रीट के बैंड होते हैं, 4-5 इंच का बैंड रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो प्रोवाइड करना होता है। ऊपर हमें जो लिंटल होते हैं या टाई बीम भी आप बोल लो, तो वो हमें प्रॉपर प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद हमारा ऊपर स्लैब बीम होता है। बीम की कास्टिंग की भी हमें साथ साथ में करनी होती है। उसमें हमें सरिया, कंक्रीटिंग के दौरान वाइब्रेशन, एंकरेज लेंथ, ये सब चीज़ें ध्यान देनी है, ये आपको ध्यान देनी होती है। ये आपके ड्राइंग पे भी मेंशन होता है और एक आपको ध्यान भी रखना है। उसके बाद हमारा 17 स्टेप जो रहता है वो रहता है हमारी स्लैब की शटरिंग। हमने वहां तक पहुंच के स्लैब की शटरिंग में आपको ध्यान देना है। आपने पहले कॉन्ट्रैक्टर से या खुद ही ध्यान रखना है कि आपको प्लाईवुड की शटरिंग करवानी है या एमएस की प्लेट की या प्लैंक की। ये 3 चीज़ें होती हैं मोस्टली। तो सबसे अच्छी रहती है प्लाईवुड की शटरिंग करवाओगे तो सरफेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकलता है। लेकिन मैं कहूँगा एमएस प्लेट की करवाइए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। और प्लैंक की मत करवाइए क्योंकि उसमें से स्लरी लीकेज रहती है। एमएस प्लेट जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन एमएस प्लेट जब आप लगाओगे उसमें आपको प्रॉपर से ऑयलिंग कर लेनी है, टेपिंग कर लेनी है, ग्रीसिंग कर लेनी है, ये प्रोसेस रहता है। फिर उसके बाद 18 स्टेप जो रहता है स्लैब की रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है। तो स्लैब की जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है वो आपको देख लेना है। बाकी आपकी ड्राइंग पे भी मेंशन होता है कि मेन बार जो रहेगा वो 10 mm का रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार जो रहेगा 8 mm का रहेगा, तो वो उस पर पहले से मेंशन होगा। अभी जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पाइप्स जो होती हैं स्लैब पे, वो आपको प्रॉपर से प्रोवाइड करनी है। जहाँ पे फॉल सीलिंग आने वाली है वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पाइप की ज़रूरत नहीं होती है कि आप स्लैब में प्रोवाइड करो, क्योंकि वहाँ पे आपकी फॉल सीलिंग में लाइट जाती है। तो आपको डिसाइड कर लेना है कि कहाँ कहाँ आपको फॉल सीलिंग करवानी है, कौन सी फॉल सीलिंग करवानी है, ये चीज़ें भी आपको करनी है। और पाइप जो प्रोवाइड करोगे अच्छी कंपनी की करनी है। फैन के जो बॉक्सेस रहते हैं वो आपको देख लेने नीचे से प्रॉपर पैक होगी होंगी, बाद में उसमें कंक्रीट भर ना जाए। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो रहता है आरसीसी स्लैब की कास्टिंग। तो कास्टिंग के दौरान आपको क्या करना है, जो आपके वाइब्रेटर्स वगैरह होंगे वो प्रॉपर से अच्छे वाइब्रेटर यूज़ किए गए हैं। M20 का ग्रेड, मिनिमम ग्रेड आपको यूज़ करना होता है। स्लैब की थिकनेस देख लेनी है कि 6 इंच है कि नहीं। स्लोप, पानी जहाँ से पानी नीचे जाना है वो आपको देख लेना है। कोई सेटलमेंट नहीं हो शटरिंग की कंक्रीटिंग के दौरान, वो भी चेक करते रहना है क्योंकि क्रैक्स आपकी स्लैब में आ सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप रहता है, जैसे हमारी आरसीसी स्लैब हो जाती है उसके बाद हमें ध्यान देना होता है क्यूरिंग का। हमें तराई करनी पड़ती है, तो उसमें आप पाइप से तराई कर सकते हो, पॉन्डिंग सिस्टम से कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है और 10 दिन तक आपको मिनिमम क्यूरिंग करनी है। और उसी दौरान आप अपनी पैरापिट बॉल भी बनवा सकते हो, जहाँ आए आप शटरिंग खुलने के बाद भी बना सकते हो। ये आप पे डिपेंड होता है कि पैरापिट बॉल कब करनी है। एक बार हमारी सब हो गया, क्यूरिंग हो गई, डी शटरिंग हो गई, हमने शटरिंग खोल दी, मतलब 14 दिन के बाद या 21 दिन के बाद हमने अपनी स्लैब की शटरिंग निकाल दी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है वो रहता है हमारा सैनिटरी पाइप्स प्रोवाइड करने का। जो भी हमारी सैनिटरी पाइप्स होंगी आप उसमें पीवीसी की प्रोवाइड कर सकते हो, यूपीवीसी की प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि सीट्स आजकल नई नई जो हमारी सैनिटरी सीट है वो नई टेक्नोलॉजी की आ रही हैं। कुछ वॉल माउंटेड होती हैं, कुछ नीचे लगती हैं। तो आपको उसी हिसाब से अपनी फिटिंग करवानी होती है पाइप की, कहाँ कहाँ आपको नल चाहिए, किचन में कहाँ चाहिए, ये सब चीज़ें आपको डिसाइड करके सैनिटरी करवा लेनी है। फिर उसी दौरान आपको इलेक्ट्रिक की झरी डलवानी होती है, वहाँ कहाँ कहाँ स्विच आना चाहिए, कौन कौन सी स्विच आपको चाहिए। आपको एक ऑप्टिमेशन आया आजकल कि ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन ऑफ होती हैं, तो वो सिस्टम भी आप रखवा सकते हो, वो पहले आपको करवाना पड़ेगा। एसी की लाइन्स आपकी आ गई, केबल वगैरह, फिर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और आपकी जो ऊपर की सीलिंग की लाइट होगी वो अगर आप फॉल सीलिंग करवाने वाले हो तो वो बाद में होगी, फॉल सीलिंग के दौरान। ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। नेक्स्ट जो स्टेप रहता है हमारा वो रहता है प्लास्टर का। तो इसके बाद हमारा प्लास्टर किया जाता है। बाहर से प्लास्टर होगा हमारा 20 mm मिनिमम का और अंदर से प्लास्टर होगा हमारा 12 mm का। और प्लास्टर के दौरान ही आप चूज़ कर सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, जो पीवीसी के पैनल्स आजकल चल रहे हैं तो आप पीवीसी के पैनल्स भी लगा सकते हो, तो उसमें वहाँ प्लास्टर की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन आप थोड़ा प्लास्टर करवा के पीवीसी पैनल्स लगवा सकते हो, टाइल्स लगवा सकते हो। और प्लास्टर के दौरान आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपकी रेशो रहेगी वो 1:6 या 1:4 रहेगी, यह भी आपको ध्यान देना है। आप जो सीमेंट यूज़ कर रहे हो वो प्लास्टर की आपको पीपीसी सीमेंट यूज़ करना है, प्रॉपर से क्यूरिंग उसकी हो। और प्लास्टर के दौरान क्लीनिंग होनी चाहिए, मतलब जो आपके स्विचेस आ रहे हैं उसमें कोई प्लास्टर नहीं घुस रहा है, जो फ्रेम्स लगे हैं विंडो के, डोर के, उसमें कोई प्लास्टर नहीं, वो पहले साफ करवा लेना है। अगर पहले प्रॉपर से सॉल्व नहीं करवाया तो वहाँ वो काफ़ी ज़्यादा लेबर उसमें लग सकती है आपकी।
नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो रहता है फ्लोरिंग का हमारा आ गया। जो फ्लोरिंग में क्या आपको देखना है, आप टाइल चूज कर सकते हो, मार्बल चूज कर सकते हो, क्योंकि टाइल भी काफ़ी क्वालिटी की आजकल आ रही है, मार्बल भी चूज कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड होता है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ आप पे डिपेंड होता है। इन पे ब्रीफली मैंने वीडियोस अलग से बनाई हैं, वो आप वहां से चूज कर सकते हो कि टाइल क्यों लेनी है, मार्बल क्यों लेनी है। जो भी मैंने पहले चीज बताई कि आप चूज कर सकते हो, उन पे मैंने ब्रीफली वीडियो बनाई है, वो आपको जरूर देखनी है। जब आपकी टाइलिंग हो रही है या मार्बल हो रहा है, उसमें आपको चेकिंग प्रॉपर करनी है, जॉइंट्स प्रॉपर से मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको चूज़ करनी है। सीमेंट चूज़ कर रहे हो, उसमें पीपीसी सीमेंट आपको चूज़ करना चाहिए, ये चेक करना है आपको। नेक्स्ट जो स्टेप हमारा रहता है वो रहता है हमारा डोर फिक्सिंग का, या विंडो। हमारे फ्रेम पहले लग चुके थे तो हमें उसमें डोर और विंडो लगाने होते हैं। उस पर आप देख सकते हो कौन से डिज़ाइन के डोर लगवाने हैं। जाली वाले डोर आपके हो गए, फ्लश डोर आप लगा सकते हो। वुड आपको देख लेनी है कौन सी कंपनी के, कौन सी अच्छी वुड है। इस पर भी वीडियो है कि कौन सी आप वुड तुनू की यूज़ कर सकते हो, देवदार, शीशम, या जो भी आपको वुड यूज़ करनी है वो आपको करना है। उसी दौरान आप अपने वार्डरोब, किचन की, ये सब आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहता है वो रहता है मिरर फिक्सिंग का। जो आपने खिड़कियां लगाई हैं, विंडो लगाई हैं, डोर लगाई हैं, उसमें जो मिरर किया जाता है फिक्स, उसका रहता है, तो वो आपको ध्यान देना है। फिर अगला स्टेप जो रहता है वो रहता है आपका किसका, जो भी आपके स्विच वगैरह हैं, इलेक्ट्रिकल की आइटम है, वो आपको फिक्सिंग करवानी है। तो इलेक्ट्रिक की आइटम आपको स्विच देख लेने का, और वीडियोस आने वाली हैं कि कौन कौन सी कंपनी के कैसे अच्छी है, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। नेक्स्ट स्टेप जो रहता है, जो आपकी सैनिटरी की फिटिंग होती है, बाथरूम की हो गई, पूरे नलके वगैरह कौन से जैगुआर के आपको लगाने हैं, सोमानी के लगाने हैं, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी होती है, और आप अच्छे से हमारे चैनल की वीडियोज़ देख के भी डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप जो रहता है घर की कंस्ट्रक्शन का, वो रहता है पुट्टी लगाने का। तो आपको पुट्टी कौन सी करनी है, पेंटिंग कौन सी करनी है, कौन से एशियन की पुट्टी यूज़ करनी है, तो इस पर भी वीडियो है। पुट्टी के दौरान क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, तो ये स्टेप हमारा रहता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है इंटीरियर डिज़ाइन करने का। बेड वगैरह हो गए, हमारे फर्नीचर, चेयर, टीवी कहाँ आएगा, ये सब चीज़ें। बाकी अगर हम बात करें, ये चीज़ें कहाँ से भी डिसाइड हो सकती हैं। आपका जो आर्किटेक्ट ने आपको ड्राइंग दी है उसमें 3D व्यूज़ भी आते हैं, उसमें इंटीरियर सेट भी किया जाता है, तो उससे भी आप डिसाइड करवा सकते हो। उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारा जो होता है वो रेलिंग आ गई स्टेयरकेस की। तो ये स्टेप रहते हैं मोस्टली घर की कंस्ट्रक्शन जब की जाती है, तो ये स्टेप रहते हैं। तो आई होप आपको आइडिया लगा होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन मज़ा भी आया होगा देख के। जो जो चीज़ें बताई हैं इनको फॉलो करिए, घर की कंस्ट्रक्शन अच्छी भी होगी और सेफ भी होगी। और इन पे ब्रीफली वीडियो आपको देखनी है कहाँ पे, हमारी प्ले लिस्ट है, हर चीज़ पे अलग अलग प्ले लिस्ट हमने बनाई हुई है, वहाँ पे देखो। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट करो। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू गाइस।